चलिए आज चलते हैं भारत के फिरोजाबाद शहर, एक ऐसी जगह जहां कांच को खूबसूरत कला में ढाला जाता है। ये कहानी है कांच की चूड़ियां बनाने की, और साथ ही ये कहानी है कि कैसे एक नई पीढ़ी अपनी सदियों पुरानी परंपरा को एक बिल्कुल नया अंदाज देती है। एक ऐसी वर्कशॉप की कल्पना कीजिए जहां चारों तरफ हलचल है, भट्ठियों की गर्मी महसूस हो रही है और कांच की खनक हवा में गूंज रही है। बस यहीं इसी आग में तपकर तैयार होती है वो खूबसूरत कला जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब एक सदियों पुरानी कला का सामना होता है एक बिल्कुल नए, एक शानदार और शायद एक क्रांतिकारी विचार से। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के चूड़ियों के शहर कहे जाने वाले फिरोजाबाद से। जी हाँ, एक ऐसी जगह जिसकी पहचान ही उसकी कला से है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो फिरोजाबाद है ना, इससे भारत के कांच के सामान के उद्योग का दिल माना जाता है। और ये सबसे ज्यादा मशहूर है अपनी खूबसूरत हाथ से बनी कांच की चूड़ियों के लिए। मतलब पूरी दुनिया में इसका नाम है। और इसी परंपरा के दिल में बसते हैं रवि। रवि एक बहुत ही हुनरमंद कारीगर हैं जो अपने परिवार की इस कीमती विरासत को पूरी लगन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात समझिए, यहाँ बनी हर एक चूड़ी सिर्फ एक गहना नहीं है। अरे, ये तो कला का एक बेजोड़ नमूना है। हर चूड़ी अपने आप में एक कहानी कहती है, उस शहर की संस्कृति की और उस कारीगर के हुनर की। तो सवाल ये है कि ये कला आग में गढ़ी कैसे जाती है। चलिए जरा इसके बनाने की जो मुश्किल प्रक्रिया है ना, उसे समझते हैं। अच्छा, तो चूड़ी बनाने की जो ये पूरी प्रक्रिया है ना, इसमें हुनर और सब्र दोनों की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले कांच को भट्टी में तपाया जाता है, उसे गर्म किया जाता है। फिर बहुत ही सावधानी से उसे चूड़ी का आकार देते हैं। इसके बाद बारी आती है उसमें खूबसूरत रंग और डिजाइन भरने की, और सबसे आखिर में उसे एकदम परफेक्ट तरीके से ठंडा किया जाता है। और हाँ, जब दिवाली का त्योहार आता है तब तो पूछिए ही मत, वर्कशॉप में काम कई गुना बढ़ जाता है। भाई, रोशनी के इस त्योहार पर कांच की चूड़ियों की मांग जो है वो आसमान छूने लगती है, और कारीगर वो इसे पूरा करने के लिए सचमुच दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ आने वाला था। इस पुरानी परंपरा को एक नई पीढ़ी का एक नया आइडिया बदलने वाला था, और ये आइडिया था अनन्या का। तो होता यह है कि रवि की बेटी अनन्या अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आती है। वो अपने पिता के काम में हाथ बटाने के लिए बहुत उत्सुक है, और अपने साथ वो लाती है एक बिल्कुल ताज़ा नजरिया, एक नई सोच। और बस यहीं पर कहानी का जो असली टकराव है वो सामने आता है। सोचिए, एक तरफ है पिता का अपनी परंपरा पर गर्व, और दूसरी तरफ बेटी की कुछ नया, कुछ हटके करने की चाह। तो जब पुराना और नया एक साथ आते हैं तो क्या होता है? खैर, यहाँ इसका नतीजा निकला एक पिता और बेटी के बीच एक शानदार जुगलबंदी के रूप में। हाँ, रवि ने अनन्या का साथ तो दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी थी। वो इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि कहीं उनकी पारंपरिक कला की जो असलियत है, जो उसकी आत्मा है, वो खो न जाए। और ये चिंता जाहिर है उनकी अपनी कला के लिए गहरे सम्मान को दिखाती है। तो अनन्या का आइडिया क्या था? उनका आइडिया था कि क्यों ना पारंपरिक भारतीय पैटर्न को नाजुक फूलों वाली डिजाइनों और ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ मिला दिया जाए। मतलब परंपरा और नएपन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और फिर क्या था, दोनों ने मिलकर काम करने का फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि इस दिवाली के लिए एक स्पेशल कलेक्शन तैयार करेंगे। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें पारंपरिक और मॉडर्न दोनों स्टाइल एक साथ नजर आएं। और इस मेल झोल का जो नतीजा निकला ना, वो थी एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी जिसने न सिर्फ उन दोनों को बल्कि पूरे के पूरे समुदाय को ही बदल कर रख दिया। ये नया कलेक्शन, अरे ये तो जबरदस्त हिट रहा। ग्राहकों को इसके फ्रेश डिजाइन और चटक रंग इतने पसंद आए कि बाजार में मानो धूम ही मच गई। लेकिन रुकिए, उनकी ये कामयाबी सिर्फ उनकी अपनी वर्कशॉप तक सीमित नहीं थी। नहीं, इसका असर तो पानी में फेंके पत्थर की लहरों की तरह धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल गया। हुआ ये कि इस एक कामयाबी ने पूरे समुदाय की तस्वीर बदल दी। जो लोकल कारीगर थे, उन्हें और ज्यादा काम मिलने लगा। पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे कामों में नए नए जॉब्स बने। मतलब सीधा सीधा कहें तो पूरी की पूरी लोकल इकोनॉमी को इससे जबरदस्त फायदा हुआ। और रवि और अनन्या,
उनकी वर्कशॉप तो बस तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती गईं। अनन्या के इनोवेटिव डिजाइन्स ने उनकी चूड़ियों को देखते ही देखते पूरे देश में मशहूर कर दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि हम भविष्य बनाते समय अपने अतीत का, अपनी जड़ों का सम्मान कैसे करें? सोचिएगा ज़रूर। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए, हर पीढ़ी के लिए बहुत मायने रखता है।